कि बार 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 आया हुआ है, ठीक है, पेपर में। और डायग्नोस करना भी बहुत आसान है, क्वेश्चन भी बहुत आसान है, बड़े मजे का है। आपको पूरी जिंदगी आपका जर्ड ने पीछा नहीं छोड़ना। आपकी फैमिली में आधे पेशेंट्स ने आपको जर्ड ही जनाब तजाबियत हो रही है, मैदे में तजाबियत हो रही है, तजाबियत हो रही है, तजाबियत हो रही है, ठीक है। तो जर्ड क्या है? गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। अगर हम एक ओवरव्यू लें तो आप सबको पता है कि जब भी हमारे पास स्वालोइंग का प्रोसेस शुरू होता है तो ये आपके माउथ से शुरू हो जाता है। आप कोई भी चीज खाते हैं तो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू आप इसको स्वेलो कर रहे हैं, तो आपकी जो एसोफेगस है वहां से जो फूड है वो मूव करती है आपके स्टोमिक की तरफ, ठीक है। अब आपके स्टोमिक और एसोफेगस के दरमियान एक स्फिंक्टर होता है जिसे हम कहते हैं लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का काम ये होता है कि ये स्टोमिक का जो कंटेंट है, जो स्टोमिक का कंटेंट है, ये उसको आपकी एसोफेगस में नहीं आने देता, ठीक है। तो इसका काम यही होता है कि इसने जो आपके स्टोमिक का एसिडिक कंटेंट है, आपको पता है कि स्टोमिक का जो कंटेंट होता है वो एसिडिक होता है, और इसका काम यही होता है कि इसने जो एसिडिक कंटेंट है जो स्टोमिक का, उसको आपकी एसोफेगस में वापस नहीं आने देना। इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का ये काम होता है। अगर किसी वजह से आपका ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो प्रॉपरली काम ना कर रहा हो, वो प्रॉपरली अपना फंक्शन ना बना रहा हो, ये इसकी अब डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं, डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं। मे बी ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ही खराब हो गया हो, मतलब कि इसके मसल्स डैमेज हो गए हो, या इसको जो टून वेगस नर्व इसको कर रही है, जो वेगल टून है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गया हो, या आपने डाइट ऐसी खाई है कि जिसकी वजह से ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है उसको नहीं कर पा रहा, कोप नहीं कर पा रहा, उस प्रेशर को कोप नहीं कर पा रहा। तो जब भी इस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रॉब्लम आएगा, और ये प्रॉब्लम मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है, मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स की वजह से हो सकता है, जो हम अभी आगे जाकर डिस्कस करेंगे, और उसकी वजह से जब ये एसिडिक कंटेंट स्टोमिक का आपके एसोफेगस में आना शुरू हो जाता है, तो फिर यहां पर आपको मसला आता है जिसको आप कहते हैं जर्ड। तो जर्ड क्या है? जर्ड इज एक्चुअली अ सिंपल डिजीज जिसके अंदर आपके स्टोमिक का एसिडिक कंटेंट ड्यू टू इनएप्रोप्रिएट फंक्शन ऑफ लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर आपकी एसोफेगस में आना शुरू हो जाता है। और जाहिर सी बात है कि जब वो एसोफेगस में आएगा तो डैमेज करेगा, ठीक है। तो थोड़ी सी अगर हम इसे डायग्राम में देखें तो डायग्राम में देखिए, आप सबको पता है कि ये वाली जो जगह है, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम कहते हैं लोअर एसोफेगस। लोअर एसोफेगस में आपको ये वाली जो जगह है ये आपका है लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर। नॉर्मली ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर आपका क्लोज्ड होता है, बिल्कुल बंद होता है, यानी कि जब सिर्फ पैरास्टालिसिस मूवमेंट आती है तभी ये ओपन होता है। एसोफेगस से जब फूड एक दफा स्टोमिक में चली जाती है तो स्टोमिक से वापस एसोफेगस में नहीं आती, ठीक है। लेकिन अगर ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है किसी वजह से वीक हो जाए, या कोई और रिस्क फैक्टर जो है जिसकी वजह से जो स्टोमिक का एसिडिक कंटेंट है वो आपके एसोफेगस में आना शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं? जर्ड। अब मुझे आप लोग बताएंगे, हमने कोई रट्टा नहीं लगाना साइंस एंड सिम्टम्स को, कोई रट्टा नहीं लगाना हमने मैनेजमेंट को, हम लोग खुद दिखाएं, हम लोग खुद करेंगे सब कुछ जो भी करेंगे। जरा मुझे खुद बताइए, आप लोग मुझे जरा खुद बताइए, हम लोग खुद लिखते हैं यहाँ पे, मिलजुल के लिखते हैं और मिलजुल के हम बात करते हैं। मुझे बताएं कि जब स्टोमिक का एसिडिक कंटेंट एसोफेगस में आएगा तो क्या वो एसोफेगस को इरिटेट करेगा? एसोफेगस इरिटेट होगी ना एसिडिक कंटेंट से, तो क्या आपको एसिडिटी हार्ट बर्न टाइप फील होगा ना? हार्ट बर्न फील होगा, एसिडिटी फील होगी। क्या आपको रिगर्जिटेशन होगी? रिगर्जिटेशन होगी, फूड वापस आएगी आपकी उसके साथ, बिल्कुल रिगर्जिटेशन होगी। क्या साथ में आपको ये जब एसिडिक कंटेंट आके आपकी फेरेंक्स और लेरेंक्स को इरिटेट करेगा, ऊपर की तरफ आएगा, बैकवर्ड आएगा एसिडिक कंटेंट, तो क्या ये इरिटेट करेगा आपकी फेरेंक्स और लेरेंक्स को? कफ होगी आपको, बिल्कुल कफ होगी इस पेशेंट को। क्या बार बार एसिडिक कंटेंट जब आपकी लेरेंक्स और फेरेंक्स को इरिटेट करेगा तो इस पेशेंट को क्या लेरेंजाइटिस होगा? लेरेंजाइटिस ऐसे पेशेंट्स को ज्यादा होगा, बिल्कुल लेरेंजाइटिस होगा, फ्रेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ठीक है। क्या ऐसे पेशेंट्स को वोमिटिंग होगी?
वोमिटिंग होगी, नोजिया वोमिटिंग की सूरत हाल उसको रहेगी, बिल्कुल उसको नोजिया एंड वोमिटिंग। ये नोजिया एंड वोमिटिंग मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि नोजिया वोमिटिंग पूरी कोई दुनिया में हमने फर्स्ट ईयर से लेके अब तक इनकी जान नहीं छोड़ी, तो ये तो हर जगह अपने अंधाधुंध घुसा ही देनी है नोजिया और वोमिटिंग, इसलिए मैं इसको नहीं ले रहा। अब मुझे एक और बात बताएं कि क्या ये एसिडिक कंटेंट आपके लंग्स में जा सकता है? लंग्स में जा सकता है क्या? बहुत ज्यादा अगर आपको बार बार एसिडिक कंटेंट, बार बार आपको क्या आ रही है, बार बार आपको रिगर्जिटेशन हो रही है, तो यही एसिडिक कंटेंट आपके फेरिंग्स और लेरिंग्स के थ्रू आपके किस में जा सकता है? लंग्स में भी जा सकता है। तो क्या एस्पायरेशनल निमोनिया हो सकता है ऐसे पेशेंट को? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन ये जो हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं कि जनाब लेरेंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, क्रॉनिक कफ, एस्पायरेशनल निमोनिया, क्या ये पहले दिन ही हो जाएगा? एक दो दफा में ही हो जाएगा? नहीं नहीं, लॉन्ग टर्म में थोड़ा टाइम, थोड़ा सा, यानी कि एक पेशेंट है, अगर वो बिल्कुल ही ख्याल नहीं कर रहा, बिल्कुल ही अपनी केयर नहीं कर रहा, लंबे अरसे से उसको जनाब वो खाई जा रहा है, पिए जा रहा है, खाई जा रहा है, पिए जा रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं, वो आपको बहुत ज्यादा कॉमन देखने को मिलेंगे कि ऐसे पेशेंट्स के अंदर बड़े कॉमनली अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होंगे, laryngitis, pharyngitis, aspirational pneumonia, cough, regurgitation, heartburn. Am I clear with clinical points? Am I clear with clinical points? कि आपको साइंस एंड सिम्टम्स जर्ड के पता चल गए? जर्ड में एक पेशेंट आएगा, वो कैसे प्रेजेंट करेगा? कैसे प्रेजेंट करेगा? एक तो आप उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में आप क्या लेंगे मैं आपको अभी बताता हूँ, कि हिस्ट्री में आपको अभी बताता हूँ क्लियर। क्या आपको साइंस एंड सिम्टम्स क्या शो करेगा? हार्ट बर्न शो करेगा, हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, कफ, लेरेंजाइटिस, फ्रेंजाइटिस, नोजिया, वोमिटिंग, एस्पिरेशन, निमोनिया के साथ वो पेशेंट आ सकता है। ठीक है, ये चीजें आपको इसमें देखने को मिल सकती है। अब मुझे ये बताएं, अब हम इसके देखते हैं रिस्क फैक्टर्स। देखिए डॉक्टर साहबान, नो यू आर द स्टूडेंट ऑफ फाइनल ईयर एमबीबीएस। रिस्क फैक्टर्स क्यों आपके लिए बड़े जरूरी हैं? रिस्क फैक्टर्स आपके लिए सिर्फ आपके प्रॉफ में जरूरी नहीं है, या आप पैथोलॉजी नहीं पढ़ रहे कि जहां पर 2 नंबर का रिस्क फैक्टर का क्वेश्चन आपसे पूछेंगे और आप लिख के साइड हो जाएंगे। नहीं, रिस्क फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अकॉर्डिंग टू योर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। हिस्ट्री, हिस्ट्री, जब भी किसी पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे आप, तो उसमें आपको तमाम रिस्क फैक्टर्स का पता होना चाहिए डिजीज का। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आया है, पेशेंट नेम इज असलम, मोहम्मद असलम आपके सामने बैठा है, और उसको क्या प्रेजेंटिंग कंप्लेन उसकी क्या है आपके पास? आपके पास मोहम्मद असलम की प्रेजेंटिंग कंप्लेन क्या है? इसको 7 दिन से कफ है, 7 दिन से कफ है, इसको 8 दिन से वोमिट हो रही है, 8 डेज से वोमिट हो रही है। ठीक है, वोमिट में वो आपको क्या बताता है? वो कहता है ये एसिडिक होती है, मेरी ना जलन होना शुरू हो जाती है, हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, जलन सी मुझे फील होना शुरू हो जाती है। साथ में वो आपको बताता है कि 3 से 4 दिन हो गए मुझे, मेरा गला 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 भी थोड़ा थोड़ा मुझे खराब महसूस हो रहा है, लेरेंजाइटिस मुझे फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब आप क्या कहोगे? और नहीं जी नहीं, ये तो मुझे लगता है कोई ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन का केस है, या जनाब इसको ना कुछ स्टोमिक का मसला हो गया इस वजह से आगे। नहीं, यहां पर जो चीज आपके दिमाग को डिफाइन करेगी, अपनी कॉपी पेंसिल साथ उठा लें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, साथ साथ लिखते जाए, ये लेक्चर सुनते जाए क्लिनिकली। यहां पर जो चीज आपको बचाएगी वो क्या बचाएगी? आपकी हिस्ट्री। आप उससे क्या पूछेंगे? अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, आप क्या खाते पीते हैं? आपके सोने उठने की रूटीन क्या है? आप क्या खाते हैं? आपको ये शुरू कब हुआ था? असलम साहब कहेंगे, ओ जी डॉक्टर साहब, मैं एक शादी से गया सी, शादी में सालन बड़ा अच्छा बना हुआ था, तो मैंने ना सालन की ना बजाय इसके कि एक प्लेट खानी, मैंने 2-3 प्लेटें खा ली। वो जब मैं सुबह उठा ना डॉक्टर साहब, तो सुबह मेरे मैदे में जलन, मेरा सीना ऐसे जलन, और सीना मेरा पकड़ा जाए, वो ऐसे अपना हाथ ना सीने पर रख के आपको कहेगा, डॉक्टर साहब साड़ ही पैंदा रहा मैनू, मेरे सीने दे विच मैनू साड़ ही पैंदा रहा, सारा दिन मैनू साड़ पैंदा रहा, मैनू समझ नहीं आई मैं की करा। उस दिन से मुझे ये मसले होना शुरू हुए हैं कि मुझे कभी खांसी हो रही है। वो फिर आप उससे अगला सवाल करेंगे कि आप परहेज किया आपने उसके बाद खाने पीने में? अगर नहीं डॉक्टर साहब, कितने परहेज की जाती है, फिरते रहीदा है, जो कुछ लभदा है खांदे जाईदा है। तो आपको फौरी तौर पे पता चल गया कि दिस इज द केस ऑफ जर्ड, क्योंकि आपकी हिस्ट्री के पॉइंट्स भी कंप्लीट है। डाइट प्रॉब्लम उसको हो रहा है, ठीक है, डाइटरी प्रॉब्लम, ओबीज है, वो मोटा है, डाइट प्रॉब्लम है, ज्यादा खा रहा है, इस तरह की चीजें ले रहा है, तो वो आपकी हिस्ट्री में रिस्क फैक्टर्स में आ गया। साथ में आपके क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी कंप्लीट कर रहा है। और
और इसमें एक और मोर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर्स है प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर जर्ट बहुत ज्यादा होता है। क्यों जर्ट ज्यादा होता है? क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से उनका इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है। इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हुआ होता है, ठीक है। जिसकी वजह से जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है तो जाहिर सी बात है कि आपके स्टोमिक पे फोर्स लग रही होती है, जिसकी वजह से आपका जो एसिडिक कंटेंट है वो एसोफेगस में जाता है। तो प्रेगनेंसी भी इसका एक रिस्क फैक्टर है, ठीक है। यहां तक डॉक्टर साहब क्लियर है? कोई रट्टा लगाने की जरूरत पेश आई है आपको साइंस एंड सिम्टम्स को या आपके रिस्क फैक्टर्स को? जर्ट की अभी तक की अगर हम समरी देखें, यहां तक सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब जर्ट की अभी तक की जो हमने हिस्ट्री देखी वो क्या है हमारे पास, कि इसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर या कोई भी ऐसे रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से स्टोमिक का एसिडिक कंटेंट आपके एसोफेगस में आना शुरू हो जाए, इसको हम क्या कहते हैं? जर्ट, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। और डॉक्टर साहब जागे, मेरे साथ पार्टिसिपेट करें, एक्टिव हो। मैं रोजे की हालत में अभी पैथोलॉजी का लेक्चर पढ़ा के आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, गला मेरा खुश्क हुआ है। आप लोग भी जरा इसमें पार्टिसिपेट करें। आप लोग तो सुन रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो साइंस एंड सिम्टम्स क्या होंगे इसके? पेशेंट किस तरह आएगा? हार्ट बर्न के साथ, कफ के साथ, फ्रेंजाइटिस के साथ, लेरेंजाइटिस के साथ, पेन, एक साड़ मचा हुआ होगा चेस्ट में, वॉमिटिंग, नोजिया के साथ पेशेंट आएगा, एस्पिरेशन निमोनिया भी उसको हो सकता है, ठीक है। रिस्क फैक्टर्स क्या है? डाइट, ओबेसिटी, खाना बहुत ज्यादा खाया, डिलेड गैस्ट्रिक एम्पिटिंग, एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज कर गया है, या आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। अब ये इसके क्लिनिकल फीचर्स जो सारे के सारे अभी हमने डिस्कस किए हैं। कुछ ड्रग्स हैं जो कि लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर की टून को डिस्टर्ब करते हैं। ये आपने ड्रग्स के नाम भी आपने करने हैं, ठीक है। आपने इसमें आपकी निकोटीन है, अल्कोहल है, ये आपकी यानी कि स्मोकिंग वगैरह आ गई, कैफीन आ गई, अल्कोहल आ गई, चॉकलेट्स वगैरह, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये आपका यूक्यू भी है। और ये वाइवा में भी पूछते हैं कि उन ड्रग्स के नाम बताएं जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को लूज कर देते हैं। तो ये ड्रग्स के नाम आपको आने चाहिए: कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, चॉकलेट्स वगैरह, अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, स्मोकिंग वगैरह जो आप करते हैं, इससे आपका भी जो है ना लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो वीक होता है। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इसको, इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को, कि हम इसको डायग्नोस कैसे करते हैं। जर्ट का पेशेंट तो आपके पास आ गया, आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे? मुझे आप में से एक बात बताएं, आप सब माशाल्लाह से समझदार हैं, क्या जर्ट के पेशेंट के लिए हमें हैवी किस्म के एक्सरे और हैवी किस्म की एमआरआई और सीटी स्कैन कराने की जरूरत है? नहीं। हमेशा डॉक्टर साहब आप लोग आ गए फाइनल ईयर में, एक बात अपनी जेहन में बिठा लें कि जब भी आपके पास पेशेंट आएगा, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, जरा सुन लें। उसकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे? हिस्ट्री। अप्रोच देखेंगे उसकी। क्लिनिकल अप्रोच के बाद आप क्या देखेंगे? आप बेसिक टेस्ट की तरफ जाएंगे। बेसिक जो कॉमन टेस्ट होते हैं, बेसिक टेस्ट, ठीक है। ये क्लिनिकल अप्रोच में ये सारा आ गया, एग्जामिनेशन वगैरह, जनरल फिजिकल, साइंस एंड सिम्टम्स आपने सारे देखे। बेसिक टेस्टों की तरफ आप जाएंगे, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होंगे, बेसिक टेस्ट, सीबीसी वगैरह हो गया, एक्सरे वगैरह हो गया, सीबीसी लैब के जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं वो आप कराएंगे। और उसके बाद सबसे एंड पे आप जाएंगे स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ। स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हम जिन्हें कहते हैं। कभी भी ये नहीं करना कि एक पेशेंट आपके पास आया, आपने उसको कहा जाओ जाके इसका एमआरआई करवा के लाओ, जाओ जाके इसका सीटी स्कैन करा के लाओ। नहीं, योर अप्रोच शुड बी स्टेप वाइज। हर पेशेंट सीटी स्कैन या एमआरआई के पैसे नहीं भर सकता। हर पेशेंट जाके 9,000 की 10,000 की एमआरआई नहीं करवा के आ सकता। योर अप्रोच शुड बी ऑलवेज स्टेप वाइज। हमेशा हिस्ट्री लें, उसके बाद क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स देखें, और कोशिश करें कि हिस्ट्री और क्लिनिकल बेसिस के ऊपर अपना डायग्नोस बना के उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें, और उसको कहें 3-4 दिन खाएं, उसके बाद आप हमारे पास आए। 3-4 दिन खाने के बाद भी अगर वो ठीक नहीं हो रहा तो देन यू शुड गो टुवर्ड्स द बेसिक टेस्ट,
बेसलाइन टेस्ट, और अगर वो फिर भी ठीक नहीं हो रहा तो फिर आपको स्पेसिफिक टेस्ट की तरफ जाना है। फौरी तौर पे आपको जो है ना वो स्पेसिफिक टेस्टों की तरफ नहीं जाना। तो हम पढ़ने के बजाय जरा खुद डिस्कस करते हैं कि जर्ड के पेशेंट का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। मुझे ये बताएं, क्या क्या जर्ड खाली पेट को ज्यादा प्रॉब्लम करेगी, या जर्ड का इशू तब आएगा जब खाना खाया हुआ होगा? यानी कि पेशेंट आपको आके ये कहेगा कि डॉक्टर साहब जब भी खाना खाता हूं ना, तो उसके कोई 30-40 मिनट के बाद, कोई 50 मिनट के बाद, कोई 1 घंटे के बाद मुझे ये मसला होता है। जब तक मैं खाना नहीं खाता, जिदों तक डॉक्टर साहब भूखा रहना है, जब तक खाना नहीं खाता काम करता रहता हूँ, मुझे ये मसला नहीं होता। जैसे ही खाना खाता हूँ, आधे घंटे 20 मिनट 1 घंटे के बाद मुझे ना ये मसला होना शुरू हो जाता है। मैं बड़ा इस मसले से तंग हूँ। ठीक है, या एक मसला ये हो गया। दूसरा, क्या जर्ड खड़े हुए चलते फिरते पेशेंट को ज्यादा फील होगी, या सोए हुए पेशेंट को फील होगी? सोए हुए पेशेंट को फील होगी। डॉक्टर साहबा आपने, अच्छा, एक मेरी डॉक्टर साहबा का क्वेश्चन आया कि सर हम इतना ज्यादा वेट करेंगे? नहीं डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो आप उसको दे देंगे ना, अपना डायग्नोसिस बना के क्लिनिकल, और उसके ऊपर मेडिसिन तो आप उसको दे देंगे ना। ठीक है, बजाय इसके कि आप उससे 50,000 के टेस्ट पहले करवाएं और उसके बाद मेडिसिन दें। नहीं, आपकी इतनी अच्छी, तो यही तो आपका कमाल है, यही तो आपका फन है कि आपकी हिस्ट्री और क्लिनिकल अप्रोच इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको स्पेसिफिक टेस्टों की तरफ जाना ही ना पड़े। ठीक है, तो अच्छा जी, तो पहला हमने क्या चीज देखी कि खाने के बाद ये मसला ज्यादा होगा। दूसरी हमने क्या देखी कि लेटे हुए लोगों को, जो लेटे रहते हैं, जो सोए रहते हैं, जिनका सैनिटेटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहे, लेटे रहे, सोए रहे, उनको ये ज्यादा होगा। दो मसले हो गए। तीसरा किनको ये ज्यादा होगा? उन लोगों को ज्यादा होगा जो हेल्दी डाइट, फाइबर्स वगैरह खाते हैं, या जो बहुत ज्यादा हैवी डाइट, जनाब गोश्त खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, पिज्जे खा रहे हैं, पास्ते खा रहे हैं, नहीं बाज आ रहे सारिया के पास्तों से, नहीं बाज आ रहे सारिया के पिज्जे से, नहीं बाज आ रहे KFC के जो है ना वो मैकडोनल्ड के बर्गरों से। उनको ज्यादा होगा ना, हैवी डाइट वाले। ठीक है, तो ये चीजें, हाँ सर रोजा है, मेरा भी रोजा है डॉक्टर साहब, मेरा भी रोजा है, लेकिन अब क्या करें ना, एग्जाम्पल्स तो देनी है। तो ऐसे पेशेंट्स को, अच्छा, चाउमीन पास्ते, हाँ, अच्छा सुने, ये तो आपकी हो गई हिस्ट्री। अब आप जब उसका एग्जामिनेशन करेंगे क्लिनिकल, आप मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा हिस्सा है जो आप देखना पसंद करेंगे उसका एग्जामिनेशन में? सबसे पहले क्या चेक करेंगे? उसके हाथ चेक करेंगे, हैंड चेक करेंगे ना, हैंड चेक करेंगे उसके। oral cavity, very good. Oral cavity, first of all you have to see the oral cavity. You will see the oral cavity. आपको क्या नजर आएगा ओरल कैविटी में? ओरल कैविटी में आपको मे बी डेंटल इरोजन्स नजर आए, मे बी आपको अल्सरेशंस नजर आए, रेडनेस नजर आए, सोर थ्रॉट नजर आए, और इरोजन्स नजर आए, माउथ, क्लियर होगी बात? ड्यू टू एसिड, ड्यू टू एसिडिक कंटेंट, बार बार एसिडिक कंटेंट आपके माउथ में आ रहा है, मुंह में आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो सारे बड़े होशियार हैं भाई। देखो देखो कितना आसान है। मेडिसिन इज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, सारी मेडिसिन हम ऐसे ही पढ़ेंगे। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले आपके पास हिस्ट्री होगी, जिसमें आप उसको देखेंगे कि जनाब 90 टू जो है ना वो 30 टू 90 मिनट आफ्टर खाने के बाद मुझे ये मसला होता है, और उसको क्या फील हो रहा होगा, रिगर्जिटेशन, नोजिया, कफ, और जब वो लेट रहा होगा, लेटे हुए उसको ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आपने टेस्ट करवाने हो, तो टेस्ट आप कौन कौन से करवा सकते हैं? आप पीएच मॉनिटरिंग करवा सकते हैं, 24 आवर पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट है, वो आप करवा सकते हैं। आप रेडियोलॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, देखने के लिए कि कोई स्ट्रक्चर तो नहीं डेवलप हो गया। ठीक है, एक्सरे वगैरह, रेडियोलॉजिकल का मतलब है कि आप एक्सरे करा सकते हैं। उसके बाद अगर आप स्पेसिफिक टेस्टों की तरफ जाएं, तो आपके पास एंडोस्कोपी है, बायोप्सी है, बेरियम स्वेलो टेस्ट है, ये सारे के सारे टेस्ट हैं। लेकिन क्या ये टेस्ट फौरन करवा लेने हैं? क्या ये टेस्ट फौरन करवा लेने हैं? नहीं, पहले आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्लिनिकल और हिस्ट्रोलॉजी, हिस्ट्री के ऊपर, हिस्ट्री बेस्ड। उसके बाद आप टेस्टों की तरफ जाएंगे, 24 और पीएच मॉनिटरिंग टेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अगर आपसे यहां पर एग्जामिनर सवाल करे, बेटा
जर्ड के अंदर एंडोस्कोपी क्यों करवाना की कोशिश करेंगे आप? जर्ड में आपको ऐसी क्या मुसीबत आ गई कि आप कहें जी एंडोस्कोपी भी पेशेंट की कराएंगे? टू सी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जर्ड, टू सी द, नहीं नहीं, डैमेज नहीं, बिल्कुल 100% गलत जवाब है आपका। डैमेज, डैमेज को देखने के लिए नहीं करवानी हमने। टू सी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जर्ड। जर्ड की कॉम्प्लिकेशन क्या है? जर्ड की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस, वी विल सी दैट इफ देयर इज एनी मेटाप्लेजिया, कि क्या मेटाप्लेजिया तो नहीं हो गया जर्ड की वजह से। वेरी गुड, माशाल्लाह। एक्सरे क्यों करवाने की कोशिश हमें पड़ सकती है? एक्सरे क्यों हम करवाएंगे अगर हमें एक्सरे करवाना पड़ जाए जर्ड में? टू सी द स्ट्रिक्चर्स, टू सी द स्ट्रिक्चर्स। वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं। साथ साथ लिखते जाएं, साथ साथ लिखते जाएं, ठीक है। तो एंडोस्कोपी से हमें परफोरेशंस का भी पता चल जाता है, हमें अल्सरेशंस का भी पता चल जाता है। एंडोस्कोपी से हम लोग बायोप्सी के लिए सैंपल भी ले सकते हैं, मेटाप्लेजिया का भी चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देख सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सारा माइंड में? यहां तक क्लियर है डॉक्टर साहब? यहां तक क्लियर है सारा कुछ? वेरी गुड, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ठीक है। ये एंडोस्कोपी की इंडिकेशंस है कि एंडोस्कोपी हर पेशेंट की हम नहीं करवाते। ये आपका यूक्यू भी है कि एंडोस्कोपी हर पेशेंट की नहीं करवाते, सिर्फ उनकी करवाएंगे जिनको वेट लॉस हो रहा होगा या 5 से 10 साल हो गए होंगे, जिनको बार बार जो है वो आपके पास जर्ड के पेशेंट्स आपके पास आ रहे हो। अच्छा, अब अगर हम इसकी मैनेजमेंट की तरफ जाएं, ये देखें जरा, ये मैं आपको भी तस्वीरें दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये रेडनेस हुई हुई है जर्ड की वजह से, ऐसे हाइप्रीमिया हुआ हुआ है, रेडनेस हुई हुई है। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये ऐसे, ये छोटी, ये पहले नॉर्मल देखें, आप देखें नॉर्मल में कहीं पर आपको कोई रेडनेस नजर नहीं आ रही, बिल्कुल नॉर्मल एसोफेगस का स्ट्रक्चर है, कोई मसला नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, इसमें देखिए, आपको ये देखें, ये रेडनेस, ये देखें, ये सारा रेडनेस हुई हुई है, रेडनेस सी, हाइपरीमिया सा, अल्सरेशन सी सारी हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पर हम जो चीज में आपको अब मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएं तो हमने देखना है कि क्या देखना है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, वो तो बैरेट एसोफेगस में कन्वर्ट होगी ना कलमनर में, अभी तो हम जर्ड पढ़ रहे हैं। वो तो बैरेट एसोफेगस में मेटाप्लेजिया होगा वो, तो वो भी मैं पढ़ते हैं, अभी हम जर्ड पढ़ रहे हैं। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं कि किसी भी डिजीज की जब हमने मैनेजमेंट करनी होती है तो हम क्या एक्चुअली करते हैं? हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? हम लोग उसकी मसलों को हल करते हैं ना, जो उसको मसले हो रहे हो उसको हम हल करते हैं। इस पेशेंट के जरा मसले हम देखते हैं। इस पेशेंट का एक मसला हमारे पास क्या है? रिस्क फैक्टर्स। एक पेशेंट का एक मसला हमारे पास क्या है? रिस्क फैक्टर्स। क्लियर होगी बात? दूसरा इस पेशेंट का हमारे पास मसला क्या है? इंक्रीज एसिडिक कंटेंट, एसिड इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि पीएच का प्रॉब्लम है, ठीक है। तीसरा मसला इस पेशेंट का हमारे पास क्या है? तीसरा मसला हमारे पास इस पेशेंट का क्या है कि इसको इन्फेक्शंस हो रहे हैं बार बार, रिकरेंट इन्फेक्शंस, फ्रेंजाइटिस हो रहा है, लेरेंजाइटिस हो रहा है, ये सारे के सारे इसको मसले आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब मैनेजमेंट में हमने स्टेप वाइज अप्रोच में अगर हम देखें तो क्या सबसे पहले आप पेशेंट को ये कहोगे कि यार ठीक है, तू जितना मर्जी खाता है खाता रहे, लेकिन ये दवाइयां खा? नहीं, ऑलवेज हमेशा आप क्या करेंगे? सबसे पहले उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करेंगे। उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको रिमूव करेंगे। आप रिस्क फैक्टर्स क्या है? आप उस पेशेंट को क्या कहोगे कि भाई लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपनी थोड़ी सी वॉक करें, अपनी वेट को कंट्रोल करें, अपने खाने पीने के अंदर सलाद ऐड करें, सब्जियां ऐड करें, गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करें, खाने के फौरन बाद सो ना जाएं, थोड़ी सी वॉक करें, थोड़ा चला फिरें, अपनी डाइट को मॉडिफाई करें, फैट का इस्तेमाल कम करें, फाइबर का इंटेक ज्यादा करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए। ये वो चीजें हैं जिसको हम कहेंगे जनरल मैनेजमेंट। इसको आप क्या लिखेंगे? इसको आप हेडिंग बना के लिखेंगे, जनरल मैनेजमेंट की हेडिंग, ठीक है। इसकी आप क्या हेडिंग बनाएंगे? जनरल मैनेजमेंट की हेडिंग। जनरल मैनेजमेंट में क्या आएगा? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ठीक है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आप उसको कहेंगे स्मोकिंग नहीं करें, एक्सरसाइज करें, वेट रिड्यूस करें, अपने फाइबर्स का इस्तेमाल करें, खाना पीना अपना जो है वो ठीक करें, ये सारी चीज बताएं। अब आपके पास आ गई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में आपके पास मसला असल में क्या है?
मसला आपके पास है एसिड, एसिड को रोकना, जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसे रोकना। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, ड्रग्स देंगे। उसके लिए आपके पास क्या देंगे, आपके पास एंटी एसिड्स ड्रग्स हैं, एंटी एसिड्स ड्रग्स हैं, ठीक है, एंटी एसिड्स ड्रग्स हैं। और आपके पास क्या है, पीपीआईज हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं। इसी तरह इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास क्या है, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। कफ को कंट्रोल करने के लिए आपके पास कफ सिरप्स वगैरह, जो इसमें हम नहीं देते, क्योंकि जब आपका एक दफा ये ठीक हो जाए तो कफ अपने आप ठीक हो जाती है, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही डॉक्टर साहबान, आवाज क्लियर नहीं आ रही? आ रही है जी, सबको आ रही है, ऐसे ना करें भाई, ज्यादती ना करें। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास रिस्क फैक्टर्स है जो हमने ठीक करने हैं। रिस्क फैक्टर्स ठीक करने हैं हमने। आपके पास एंटी एसिड्स हैं, हमारे पास पीपीआईज हैं, ठीक है। आप देखिए जरा क्या क्या चीजें हमारे पास ड्रग्स में, हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं। लोअर एसोफिल, आपके पास एंटेसिड्स हैं। एंटेसिड्स में आपके पास क्या चीजें आपको पता है, एक सिरप आप लोग पीते हैं सारे के सारे, जब भी आप लोग बहुत ज्यादा खा पी के आए, अंधाधुंध पिज्जे पास्ते खा के, म्यूकेन। ये क्या है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को। या राइजक के साशे आप लोग पीते हैं, या ये एंटेसिड्स का कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के आप लोग सिरप पीते हैं, म्यूकेन वगैरह सिरप। ये क्या करते हैं कि ये आपकी जो गैस्ट्रिक एसिड की जो एसिडिटी है उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल गैविस्कॉन, डिफरेंट ब्रांड नेम्स के साथ आपको ये चीजें मिल जाती है। दूसरे नंबर के ऊपर, अगर कोई पेशेंट इसको ना कर रहा हो, हमारे पास स्टेप देखें। हमारे पाकिस्तान में एक सबसे बड़ा इशू पता है क्या है मेडिसिन में, पाकिस्तान में नहीं, एशियन कंट्रीज में ये एक बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है कि हम वो वाली ट्रीटमेंट जो सबसे एंड पे देनी होती है ना, वो वाली ट्रीटमेंट हम सबसे पहले दे के पेशेंट को रेजिस्ट कर देते हैं, और उसके बाद हम लोग पिट रहे होते हैं कि जनाब ये क्या हो गया, आप तो पेशेंट किसी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड कर ही नहीं रहा। जैसे आप लोग एक गला दर्द के लिए जाते हैं, गला खराब हुआ है, वो आपको मॉक्सीफ्लॉक्सासिन लिख के दे देते हैं। अरे भाई, आपका गला खराब अगर एक सिंपल ऑगमेंटन से ठीक हो सकता है तो आप उसे क्यों 5th जनरेशन ड्रग उठा के दे रहे हो? अगर वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन से रेजिस्टेंट हो गया, उसके बाद क्या दोगे आप उसे? फिर सर पकड़ के बैठे होते हैं कि जनाब ठीक नहीं हो रहा पेशेंट। अब हमारे हम क्या करते हैं कि आपको मैं गारंटी देता हूं, आप अभी अपने करीबी हॉस्पिटल में चले जाएं, उनको कहें मुझे तजाबियत हो रही है, वो आपको क्या करेंगे, उठा के पीपीआई दे देंगे, मेप्राजोल दे देंगे। नहीं, ये गलत है। हमेशा स्टेप वाइज अप्रोच करें। सबसे पहले वो मेडिसिन दें, एक इनिशियल मेडिसिन दें। जैसे एक पेशेंट आपके पास आया है जिसका आपको पता है कि इसकी कोई लॉन्ग टर्म हिस्ट्री नहीं है, इसको कोई 4-5 साल से जर्ड नहीं है, इसको 1-2 दिन हुए, इसको ये मसला हुआ, तो उसको उठा के फौरी मेप्राजोल ना दे दें। उसको सबसे पहले आप क्या दें, म्यूकन दें, उसको आप एंटासिड दें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन तो जारी बात है साथ है ही है, साथ में आप उसको म्यूकन दें। अगर वो म्यूकन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, वो आपके पास आता है कि जनाब म्यूकन को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, पेशेंट जो है ये आपके पास नहीं काम कर रहा सही तरह, हमने इसको दी है, म्यूकन नहीं ठीक हो रहा, फिर आप उसको जो है ना वो हिस्टामीन एंटागोनिस्ट की तरफ जाएं, जो आपको पता है सिमिटाडीन, रैनिटिडीन, ये भी बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, सिमेटाडीन, रैनिटिडीन, H2 एंटागोनिस्ट की तरफ जाएं। और अगर एक पेशेंट लॉन्ग टर्म जर्ड के साथ है कि उसको 5-6 महीने हो गए, 7-8 महीने हो गए, वो नहीं ठीक हो रहा, या वो आपके पास आया है कोई 7-8 महीनों के बाद आया है, 4-5 महीनों के बाद आया है, या एक पेशेंट को आपने पहले एंटासिड दी थी वो नहीं ठीक हुआ, आपने हिस्टामीन एगोनिस्ट दी आपने तब भी वो नहीं ठीक हुआ, एंटागोनिस्ट दी तब भी वो ठीक नहीं हुआ, तो फिर आप उसे पीपीआई दें, फिर आप उसे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दें, मेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, एमोप्राजोल, ये दें आप उसे। ये देखें, ये होती है स्टेप वाइज अप्रोच। इनिशियल थेरेपी, सबसे पहले इनिशियल थेरेपी क्या है, एंटी एसिड्स। उसके बाद अगर आपको एंटासिड से नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा तो फिर आप उसको दें हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, और अगर फिर भी वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो फिर आप उसको मेप्राजोल की तरफ जाएं। और हमारे यहाँ पर क्या करते हैं, उठा के पहली दवाई उसको ये देते हैं, जाकर आप मेप्राजोल खा लें, ठीक है।
और आपको एक मजे की बात बताऊं तो हमारे तो ये घर का रेगुलर रिवाज बन गया है कि जब भी अच्छा खासा खाया पिया सुबह सो के उठे हमने पीपीआई ये खा ली, जो कि गलत है। जब एक चीज को आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक कर सकते हो तो आप उसको उसी से ठीक करो, ठीक है। अगर आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से वो नहीं ठीक हो रही, फिर आप मेडिसिन की तरफ आओ। हमने तो अपने आप को हॉस्पिटल्स बना लिया ना। तो मैनेजमेंट समझ आई है आपको कि कैसे करनी है? अगर हम इसे समराइज करें, नहीं नहीं जनाब कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं करने, फार्माकोलॉजी नहीं पढ़नी, ठीक है, परेशान नहीं होना। हाँ साइड इफेक्ट्स किसी किसी ड्रग के करने होते हैं, वो जब जो जिन चीजों के करने होंगे मैं आपको बताऊंगा, इनके नहीं आपको करने, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, उसके बाद आपके पास स्टेप वाइज अप्रोच में क्या चीज है, एंटासिड्स है, उसके बाद हिस्टामिन एंटागोनिस्ट है, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, और उसके बाद आपके पास जो है वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। अगर ये तमाम की तमाम चीजें, इसके साथ उस पेशेंट को कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन भी है, तो फिर आप उसको एंटीबायोटिक्स भी साथ में दें। कि उस पेशेंट को लेरिंजाइटिस है, उसको साथ में इन्फेक्शन भी हुआ है, तो फिर आप उसको जो है वो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। लेरिंजाइटिस इरिटेशन की वजह से जब लेरिंग्स डैमेज होगी तो जाहिर बात है वहां पर इन्फेक्शन होगा ना डॉक्टर साहब, ठीक है। हाँ ड्रग्स के नाम लिखे तो बेस्ट है, लिखे, लेकिन अगर कभी आप पेपर में भूल जाए तो कम से कम आपको ये जरूर याद हो कि एंटासिड्स, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक है। ड्रग्स के नाम एक दो के आप लिखें, एक दो जरूर याद करें, जैसे एंटासिड्स के आगे आप लिखें कैल्शियम कार्बोनेट्स या एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड्स देते हैं, अगर हिस्टामिन एंटागोनिस्ट के आगे आप लिखें, नहीं 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 नहीं, नहीं ट्रेड नेम नहीं लिखने, ट्रेड म्यूकन सिरप सिरप ये नहीं लिखना कि वहां पर आप ऑगमेंटन लिख रहे हो, नहीं, सॉल्ट नेम लिखते होते हैं, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, एमोइपराजोल, सेमेटिडीन, रेनिटिडीन, कैल्शियम कार्बोनेट, ये लिखते हैं। तो अगर आपको एक एक नाम आता हो तो इट्स गुड, इट्स बेटर, ठीक है जी। डॉक्टर साहबान, जर्ड क्लियर है? जर्ड के साइंस एंड सिम्टम्स, जर्ड की डायग्नोस्टिक अप्रोच, जर्ड की मैनेजमेंट अप्रोच, कैसे मैनेज करना है, कैसे डायग्नोस करना है, क्या करना है, क्लियर है? नहीं डोज इसकी आपको नहीं लिखनी, जिन डिजीजेस की डोज लिखनी होगी ना मैं आपको बताऊंगा कि इन डिजीजेस की डोज आपने लाजमी याद करनी है। नहीं डॉक्टर साहब, जर्ड हम कभी भी डायरेक्टली कार्सिनोमा नहीं कॉज करता। जर्ड के फौरन बाद आपको जो मोस्ट कॉमन आपके पास आती है मैनेजमेंट आती है, वो आपके पास होती है जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है वो बैरेट एसोफेगस होती है, और बैरेट एसोफेगस के बाद जो है ना वो आपके पास जो है वो कार्सिनोमा होता है, ठीक है। नहीं नहीं, पेप्टिक अल्सर डिजीज कहां से आ गई, वो और सीक्वेंस है। सबसे पहले ये सीक्वेंस ये होता है, जर्ड है आपके पास, एक पेशेंट आपको पहले प्रेजेंट करेगा जर्ड, जर्ड से ये कन्वर्ट होगा बैरेट एसोफेगस में, और बैरेट एसोफेगस पे ये कन्वर्ट होगा एडिनोकार्सिनोमा में, ठीक है जी। जी बिल्कुल, हमने अभी ऊपर तो पढ़ा है डॉक्टर साहब, आप लोग सोए हुए होते हैं उस वक्त, ठीक है जी। ऊपर देखिए जरा, यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक क्लियर है सबको डॉक्टर? लोग मुझे बताएं तो। देखिए जी, एलईएस का प्रॉब्लम, एलईएस को आप बदल तो नहीं सकते, या तो सर्जरी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए आप पीपीआई ही देंगे ताकि एसिडिक कंटेंट ना क्रिएट हो। जी इसी तरह शेयर करूंगा, ये डेविडसन से ही पढ़ना है। अच्छा जरा आप गौर से सुन लें, देखें ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बाद में अपने बैचेस में भी पूछ सकते हैं। जो मेन क्वेश्चन होता है ना कोई बड़ा, उसका मैं आंसर यहाँ पे दे दिया करूंगा। ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये आप लोग अपने बैचेस में भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दें, बल्कि वो मैं एंड पे आपसे करता हूं, मैंने एंड पे रखा हुआ है। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जर्ड, एसोफेजियल अल्सरेशन, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बेरेट एसोफेगस और एडिनोकार्सिनोमा, ये मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो इसकी होती है, जो आपको देखने को मिलती है, जो कि लॉन्ग टर्म जर्ड, लॉन्ग टर्म जर्ड कम से कम 4-5 साल अगर एक पेशेंट को मुतवातर जर्ड रही है, वो नहीं अपना ख्याल कर रहा, वो नहीं अपनी केयर कर रहा, तो फिर जर्ड कन्वर्ट हो जाती है आपकी बेरेट एसोफेगस में, और बेरेट एसोफेगस फिर कन्वर्ट हो जाता है आपके आगे एडिनोकार्सिनोमा में। लेकिन ये एक कोई छोटा मोटा ऐसा प्रोसेस नहीं कि 1-2 दिन में हो जाता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, 4 साल 5 साल 6 साल 10 साल लगते हैं इसको,
ठीक है। और उस दौरान अब तो इतनी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, इतने एडवांस मेडिसिन आ गई हैं कि आप लोग जो है ना उन मेडिसिन से कंट्रोल कर लेते हैं, ट्रीटमेंट्स कर लेते हैं, फौरी तौर पे आपको पता चल जाता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप पेशेंट की कराना शुरू कर देते हैं, डाइट कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस अब बड़ी लेस कॉमन हो गई हैं। कोई बहुत ही रेयर, कोई बहुत ही बंदा अपना बिल्कुल ही केयर ना करे तो उनको जो है ना ये देखने को मिलती है। ठीक है, अच्छा जी। तो आपके पास अगला जो टॉपिक है वो है बेरेट एसोफेगस का। बेरेट एसोफेगस में आपको क्या देखने को मिलता है, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये आपकी जर्ड की ही कॉम्प्लिकेशन है, कि अगर एक पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड है, बड़े लंबे अरसे से उसको जर्ड है, 5 साल एटलीस्ट, कम से कम 5 साल लगते हैं, तो इसकी एपिथीलियम चेंज हो जाती है। डीडीज के सिर्फ नाम आपने करने हैं, मैंने ऐड किए हुए इसमें। सिर्फ आपने आप 5 साल तक लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड अगर किसी पेशेंट को है, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाती है आपकी बेरेट एसोफेगस। बेरेट एसोफेगस क्या है? इट इज एक्चुअली मेटाप्लेजिया ऑफ एपिथेलियम, कि एक फॉर्म जो एपिथेलियम की है वो कन्वर्ट हो जाती है दूसरी फॉर्म में, यानी कि स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है, स्क्वेमस एपिथेलियम कन्वर्ट हो जाती है आपकी कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है, ये क्यों होती है ये आप सबको पता ही है। आपको पता है कि कोलमनर एपिथेलियम एक्चुअली किसकी होती है? स्टोमिक की होती है। असल में जो स्टोमिक की एपिथेलियम होती है वो ऊपर की तरफ ना एसोफेगस की तरफ प्रोसीड करना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपका लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर प्रॉपर काम नहीं कर रहा होता। बार बार एसिडिक कंटेंट आपकी एसोफेगस में जा रहा है, बार बार एसिडिक कंटेंट एसोफेगस में जा रहा है। तो आपके जो एसिडिक कंटेंट की वजह से, लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड की वजह से, जो कोलमनर एपिथेलियम है वो ही प्रोसीड करना शुरू कर जाती है आपकी एसोफेगस में। जो एसोफेगस की स्क्वेमस एपिथेलियम है वो कन्वर्ट हो जाती है कोलमनर एपिथेलियम। इसकी अभी मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं तो आपको बड़ा प्यारा क्लियर समझ आएगा। ये देखें जरा, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये आपकी नॉर्मल एपिथेलियम है जिसको हम कहते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम, जो कि आपकी स्क्वेमस एपिथेलियम की जो है ना वो आपकी जो है एसोफेजियल एपिथेलियम है नॉर्मल, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस नॉन क्रेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अगर ये कन्वर्ट हो जाए आपकी कोलमनर, सिंपल कोलमनर एपिथेलियम जो कि आपकी स्टोमिक की एपिथेलियम भी है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मेटाप्लेजिया ऑफ एसोफेगस, या जो आपकी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एपिथेलियम जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले स्क्वेमस थी और अब वो क्या हो गई है? कोलमनर हो गई है। साथ में ग्लैंडुलर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है, साथ में ग्लैंडुलर कंटेंट भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी डिटेल चेंज कैसे होता है, क्या होता है, ये आप लोग पैथोलॉजी में पढ़ के आए हैं। जब मैंने पैथोलॉजी पढ़ाई थी तो मैंने बच्चों को बड़ी डिटेल में पढ़ाया था। इस वक्त हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, जस्ट आपने इसको ये याद रखना है कि इसकी कन्वर्जन हो गई है। तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर हुए हैं जो कि मेन, एक तो एपिथेलियम कोलमनर हो गई है, एक तो एपिथेलियम कोलमनर हो गई है, और दूसरा ग्लैंड्स इंक्रीज हो गए हैं, ग्लैंड्स। और ये कौन से ग्लैंड्स हैं? जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ये वाले जो ग्लैंड्स हैं कौन से हैं? ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि स्टोमिक के म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स और एसिड सिक्रीटिंग ग्लैंड्स, और यहाँ पर ग्लैंड्स, ग्लैंडुलर कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा। एक तो एपिथेलियम कोलमनर हो गई, दूसरा साथ में ग्लैंडुलर कंटेंट भी ज्यादा हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? बैरेट एसोफेगस। ठीक है जी। यहां पर जरा देखें डॉक्टर साहब, इंटेस्टाइन यहां पर कहां से आ गई? स्टोमिक और एसोफेगस के बीच में इंटेस्टाइन कहां से आ गई? अच्छा, इस डायग्राम को जरा गौर से देखना है आपने। ये वाली डायग्राम है, यहां पर आपको समझ आएगा कि मसला क्या हुआ है। ये देखें, ये है हमारा एक जंक्शन, ये जहां पर मैं एक लाइन लगा रहा हूं। ये जंक्शन क्या होता है? इसको हम क्या कहते हैं? स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन। ये एसोफेगस की जो स्क्वेमस एपिथेलियम है और जो स्टोमिक की कोलमनर एपिथेलियम है, जहां पर आपस में मिलती है, उसको हम कहते हैं स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन या जेड लाइन। जब बेरेट एसोफेगस होती है तो क्योंकि कोलमनर एपिथेलियम जो है वो आपकी एसोफेगस के अंदर इंक्रीज होती जाती है, तो ये जो जंक्शन है ये भी आपका मूव होता जाता है ऊपर की तरफ। इसकी डायग्राम, एक और क्लियर डायग्राम आप देखें तो ये देखें, ये वाला यहां पर, ये देखें, ये आपका है जंक्शन, स्क्वेमो कोलमनर जंक्शन, जहां पर आपकी स्टोमिक की और एसोफेगस की एपिथेलियम आपस में मिल रही है। ये देखें, ये जहां पर मैं एक छोटा सा डब्बू बना रहा हूं,
यहाँ पर देखें स्टोमिक की और एसोफेगस की एपिथेलियम आपस में मिल रही है, ये क्या नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब बेरट एसोफेगस हो जाती है तो ये देखें, ये जो एपिथेलियम है ये आपकी एसोफेगस में आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट इफेक्ट होता है बेरट एसोफेगस से? स्टोमिक का लोअर पार्ट, लोअर पोर्शन, जहां पर आपका स्फिंक्टर बना हुआ होता है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर वाला जो पार्ट है, जो लोअर पोर्शन का जो पार्ट है, वो सबसे पहले आपका इफेक्ट होता है। ये क्लियर है पॉइंट? बेरट एसोफेगस का पॉइंट क्लियर है? अच्छा, अब आप समझदार लोग हैं, मुझे जरा आप लोग बताइए, सवाल आपसे करूंगा, मैं देखूंगा कि ये जवाब कौन मुझे देता है। आप बैरेट एसोफेगस को पकड़ेंगे कैसे? डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आपके जेन में क्या है बैरेट एसोफेगस का? पहला पॉइंट मुझे लिखवाएं, एंडोस्कोपी और बायोप्सी। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हिस्ट्री नहीं लोगे भाई? वेलवेट अपीयरेंस, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई भाई हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, जो आपने आपने वेलवेटी अपीयरेंस देखनी है उसकी है। और डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या लोगे? हिस्ट्री। फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? हिस्ट्री। मैंने आपको पहले बताया आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच हिस्ट्री से स्टार्ट करें। कैसे डायग्नोसिस करेंगे? हिस्ट्री में आपको क्या चीजें मिलेंगी? लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड। और आपको क्या मिलेगा हिस्ट्री में? पेशेंट कैसे आएगा? हिस्ट्री एंड क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स में पेशेंट कैसे आपके पास प्रेजेंट करेगा? बताएं मुझे जरा। जर्ड के सिम्टम्स होंगे, अल्सर्स बने हुए होंगे मुंह में, हार्ट बर्न, रिपीटेड हार्ट बर्न, बार बार हार्ट बर्न, अल्सर्स, मुंह में अल्सर्स, persistent heartburn, persistent ulcerations, mouth ulcerations, chronic cough, regurgitation, डिस्फेगिया के साथ पेशेंट आएगा, लेरेंजाइटिस के साथ पेशेंट आएगा, मे भी उसे एक दो दफा निमोनिया भी हो गया हो, उसकी वॉइस चेंज हुई होगी, हॉरसनेस होगी उसकी वॉइस में, भारी आवाज के साथ आएगा आपके पास। ठीक है? और ये कितने सालों से होगा उसको ये मसला? कोई एक दो महीनों से होगा? नहीं, वो कहेगा 6 से 7 साल, 5 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल, ईयर्स की हिस्ट्री के साथ आएगा आपके पास। तो अगर हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया बनाएं तो सबसे पहले आपके पास क्या चीज आएगा? सबसे पहले आपके पास क्या चीज आएगी? आपके पास टाइम पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड आपके पास आएगी। लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड, लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड। उसके बाद लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड के बाद आपके पास क्या आएगा? और डॉक्टर साहब ये उल्टियां शुल्टियां ये तो नॉर्मल चीज है ना, ये तो सबको होनी है। आप मेन पॉइंट्स पकड़ा करें, फजूल फजूल पॉइंट्स के पीछे ना भागा करें, मेन पॉइंट पकड़ा करें, मेन जिसको पकड़ के फौरी तौर पे आप पकड़ लें। ठीक है? लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड, टाइम पीरियड, जर्ड के सिम्टम्स होंगे सारे के सारे इसमें, हॉरसनेस होगी वॉइस में, रिपीटेड हार्ट बर्न्स के साथ ये पेशेंट आएगा, क्रॉनिक कफ के साथ ये पेशेंट प्रेजेंट करेगा। तो अब समझ आइए आपको इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है? ये इसका हो गया क्लिनिकल एंड हिस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। स्पेसिफिक में आपके पास क्या चीजें हैं? स्पेसिफिक में क्या हम इसका एक्सरे करवाएंगे? एक्सरे करवा लेना मेरे ख्याल से। एक्सरे करो? नो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करवाएंगे? स्पेसिफिक टेस्ट इसका क्या होना चाहिए? एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। क्या मेटाप्लेजिया, क्या मेटाप्लेजिया बगैर बायोप्सी के नजर आ सकता है? क्या हमें बगैर बायोप्सी के पता चल सकता है? यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्यों करवाएंगे? अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। क्यों यूरिया ब्रेथ टेस्ट? हम कोई एच पाइलोरी पढ़ रहे हैं? एंडोस्कोपी विद बायोप्सी इज द स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर द बैरेट एसोफेगस। जर्नल हमने देख लिया। जर्नल क्राइटेरिया क्या है इसका? जर्नल डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अस्मा साहिबा, क्या ये लाइन लगाना जरूरी है इसके ऊपर? ये लाइन जो आपने लगाई है ग्रीन कलर की, क्या मेरी लाइनें पसंद नहीं आ रही थी आपको, जो आपने ग्रीन कलर की लाइन लगाना चाहिए, या कुछ लिखना चाहा है आपने? हाँ जी डॉक्टर अस्मा साहिबा। हाँ जी, ये गलती ना करें, ठीक है? कि अब किसी से गलती हुई ना तो मैं उसको ये रिमूव करूंगा मीटिंग से, फिर उसे पता चलेगा कि आइंदा गलती नहीं करनी।
तो स्टेप वाइज अप्रोच क्या होगी जी आपके पास? स्टेप वाइज अप्रोच आपके पास पहले नंबर पे क्या होगी? हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने देख लिया कि क्या क्या चीजें हमने देखनी है। दूसरी चीज क्या होगी? क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स, क्लिनिकल। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या होगा? स्पेसिफिक टेस्ट आप कराएंगे। बेसिक टेस्ट तो वो करा लिए ना आपने, बेसिक टेस्ट, बेसलाइन टेस्ट वगैरह आपने करा लिए, वो हो गए। स्पेसिफिक टेस्ट में हमारे पास क्या आ गया? एंडोस्कोपी विद बायोप्सी। ठीक है। हिस्ट्री में हमने देखा कि लॉन्ग स्टैंडिंग जर्ड होगी, ठीक है, बड़े लंबे अरसे के साथ जर्ड होगी, खांसी हो रही होगी, उस पेशेंट की उतना एहतियात नहीं कर रहा होगा, मोटा होगा, ओबीज होगा, खाता पीता बहुत होगा। क्लिनिकली हमने देखा कि जनाब उसकी एग्जामिनेशन, हमने उसका माउथ देखा, उसको अल्सरेशंस देखी, लेरेंजाइटिस, हॉरिसनेस ऑफ वॉइस देखी, ये सारी चीजें हमने देखी। ठीक है। साथ में हमने एंडोस्कोपी देख करवा ली, साथ बायोप्सी करवा ली। ठीक है। डॉक्टर साहबा बेरियम स्वेलो क्यों करवाएं इसको, क्या कोई ऑब्स्ट्रक्शन हम देख रहे हैं? पहले आपने कहा यूरिया ब्रेथ, एक बच्चे ने कहा यूरिया ब्रेथ टेस्ट क्यों कराएं भाई? यूरिया ब्रेथ टेस्ट, क्या हम कोई मैकेनिकल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम इसका कोई ऑब्स्ट्रक्शनल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं जिसमें हम देखें? एक सेकंड जरा रुकिएगा, मुझे कॉल आ रहा है। अच्छा, मेरी आवाज कम हो जाती है बीच में। असल में मैं आपको बताता हूँ, मैं हैंड फ्री पकड़ के ना अपने मुंह के साथ लगाई रखता हूँ, और जब मैं हैंड फ्री नीचे गिर जाती है ना, तो आवाज फिर थोड़ी सी मेरी कम हो जाती है। ठीक है। तो मैं इंशाल्लाह कल से ना इसको अपने साथ बांध के रखूंगा। मेरे पास वो हैंड फ्री थी, वो एयरपॉड्स थे, तो वो ना एयरपॉड्स मेरे खराब हो गए, तो वो मैं इंशाल्लाह उसको ठीक करवाता हूँ, टेंशन ना लेने उसको। ठीक क्या, उन्हें नए लेने पड़ने हैं मुझे। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक क्लियर है जी सबको? क्वेश्चन अभी करते हैं, टेंशन ना ले। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये आपकी बेरेट एसोफेगस की एक पिक्चर है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन आया है कि वो कह रहे हैं कि बेरेट एसोफेगस में चांस ज्यादा होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन का। भाई क्यों भाई? आपका मेन प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? बेरेट एसोफेगस है या एच पाइलोरी का इन्फेक्शन है? आपके बेरेट एसोफेगस को आपने डायग्नोज करना है ना इस वक्त। आप अगर आप ये वो इस बात हुई कि आपने डायग्नोसिस कुछ और है आपका, और आप किसी और टेस्ट के चक्रों में पड़ गए। ये सेकेंडरी टेस्ट होते हैं, पहले आप बेरेट एसोफेगस तो डायग्नोज करें ना। अगर बेरेट एसोफेगस डायग्नोज हो गया, फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ हम जाएंगे, फिर देखेंगे कि इसको एच पाइलोरी है या नहीं है। ठीक है। पहला हमारा जो मकसद है वो तो मेन डिजीज को पकड़ना है ना। ठीक है जी। और एच पाइलोरी में आपको साथ में गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री मिलती है। गैस्ट्राइटिस उस पेशेंट को होता है पहले। सेम जैसे हम जब पढ़ेंगे, मैं इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं ना, आप इस पे फोकस करें। ठीक है। अब जरा ये देखिएगा, इन डायग्राम्स को गौर कीजिएगा। ये एंडोस्कोपी हुई हुई है एक पेशेंट की, और ये देखें जरा कि ये उसकी नॉर्मल एपिथीलियम है, ये नॉर्मल एपिथीलियम है। और ये देखें जरा कैसे उसकी जो एपिथीलियम है वो चेंज हो रही है। ये देख रहे हैं, ये एंडोस्कोपी करके हम ऐसे मैयर करते हैं कि कितने सेंटीमीटर एपिथीलियम ऊपर आ गई है। ये जो है ये जो ब्लैक निशान में लगा रहा हूँ, ये नॉर्मल एपिथीलियम का है। ये जो ब्लैक में लगा रहा हूँ, ब्लैक वाला, ये सारा का सारा जो है ना, ये नॉर्मल एपिथीलियम है। और ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी जो है ना, वो आपके पास दूसरी एपिथीलियम है, जो कि चेंज हो चुकी है, कोलमनर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है? इस डायग्राम को क्लियर कर रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं? अच्छा, अब बैरेट एसोफेगस की
क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए आपके ख्याल से? ये देखें, ये डायग्राम्स देखें जरा, ये देखो, ये देखो बैरेट एसोफेगस में यहाँ पर चेंज हुई हुई है। इधर जरा देखिएगा जरा, इन तीनों डायग्राम्स की तरफ दो देखें। ओहो, फिर देखा सर्जरी पे चले गए आप लोग। पहले पेशेंट को आते ही लिटा दोगे, सर्जरी कर दोगे उसकी, हैं? जैसे ही वो आएगा उसे कहोगे पहले आज ही आओ, पहले हम आपकी सर्जरी करें भाई, बाद में हम देखेंगे हमने आपका क्या करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपने देखे, मैं इंशाल्लाह आपको ट्रीट ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको पता चले कि हमने मैनेजमेंट अप्रोच क्या रखनी होती है। इस डायग्राम को देखें, ये देखें एसोफेगस कन्वर्ट हुई है बेरेट एसोफेगस में, बेरेट एसोफेगस पे कन्वर्ट हो रही है। अब ये जो छोटे छोटे डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स बन रहे हैं, ये क्या, इसका क्या, ये किस चीज की निशानी है कि ये अब कार्सिनोमा में कन्वर्ट हो जाएगी अगर आपने नहीं ठीक की। तो बिल्कुल इसका, और नो डाउट कि इसको आप सर्जरी आप करें। ठीक है, आपके पास ये देखें, आपके पास सबसे पहले अगर तो बेरेट एसोफेगस है, सिर्फ बेरेट एसोफेगस है, सिर्फ बेरेट एसोफेगस है, तो आप उसको पीपीआई के साथ ट्रीट करें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ ट्रीट करें। ठीक है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दें, साथ में आप उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और एंडोस्कोपी करते रहें साथ साथ के कहीं वो ठीक हो रही है, रिकवर हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन अगर वो डिस्प्लेजिया में चेंज हो रही है, डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स बन रहे हैं, ये क्राइटेरिया है। एक मिनट जी, मैं ये लाइनें मिटा दूं जरा। अब इसकी मैनेजमेंट का अगर आप क्राइटेरिया देखें, तो अगर सिर्फ एक पेशेंट आपके पास प्रेजेंट किया कि उसको बेरेट एसोफेगस है, तो आप उसको लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाएं, आप उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं कि वो खाना पीना क्या कर रहा है, वो सोता उठता कैसे है, क्या करता है, उसकी प्रॉपर, पहले तो उसकी जड़ की ट्रीटमेंट करेंगे ना, उसको हम पीपीआईज देंगे, उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कराएंगे, साथ साथ हम उससे चेक करेंगे। नो डाउट कि बेरेट एसोफेगस के लिए जब कोलमनर एपिथेलियम चेंज होगी, आपके पास कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसे आप रिवर्स करें, जिससे आपकी वो ठीक हो जाए। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जब एक दफा बेरेट एसोफेगस हो गई है तो वो एपिथेलियम दोबारा से ठीक होना शुरू हो जाएगी, नहीं। आप उसकी सवेरिटी को रोक सकते हैं। ठीक है, आप उसकी सवेरिटी को रोक सकते हैं, आप उसकी जो सवेयर हुई है वो डिजीज, आप उसको रोकेंगे। ये एक इरिवर्सिबल है कि एक जगह पर बेरेट एसोफेगस बन गई है, एक जगह पर एपिथेलियम चेंज हो गया, तो अब आप कहें कि नहीं एपिथेलियम को हम रिवर्स कर ले, नहीं हो सकता। आप उसकी सवेरिटी को रोकेंगे। जब आप उसकी सवेरिटी को रोकेंगे, तो उसके लिए आपके पास क्या है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, और साथ में आप पीपीआईज देंगे, और साथ साथ आप एंडोस्कोपी हर 2-3 साल बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद करवाते रहेंगे कि कहीं ये कार्सिनोमा में तो नहीं कन्वर्ट हो रही, कहीं कोई डिस्प्लास्टिक नोड्यूल तो नहीं बन रहे। आपको पता है कि मेटाप्लेजिया के बाद वाली जो स्टेज होती है पैथोलॉजी में, क्या होती है, डिस्प्लेजिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेजिया? क्या होता है डिस्प्लेजिया? किसी को पता है डिस्प्लेजिया क्या होता है? कोई बताएगा? प्री कैंसेरियस, जब आपके सेल्स अपना प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते, नॉन यूनिफॉर्म हो जाते हैं, सेल्स की जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाती है, सेल का फंक्शन चेंज होना शुरू हो जाता है, सेल्स की यूनिफॉर्मिटी डिस्टर्ब हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, साइज, शेप, फंक्शन, स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर जब डैमेज होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब ये होता है कि डिस्प्लेजिया के बाद ये सेल बागी हो जाएंगे, कार्सिनोमा हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले पेशेंट को जर्ड हुई, जर्ड के बाद उस पेशेंट को बैरेट एसोफेगस हुई, बैरेट एसोफेगस के बाद उसको डिस्प्लेजिया हुआ। डिस्प्लेजिया, अगर एक पेशेंट को डिस्प्लेजिया डायग्नोज हो गया है, ठीक है, आपने भी दूसरों की चैट देख के क्या करना है डॉक्टर साहबा? आपने चैट मेरे साथ करनी है कि दूसरों के साथ करनी है? हाँ, तो इसलिए मैंने अपने सिर्फ अपने तक रखी होती है कि आप लोग वो बाकियों के जो है ना, वो जब बच्चे जवाब देते हैं ना, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई 40-50 मैसेज पॉपअप करता है, आप लोग का ध्यान उन मैसेजेस की तरफ चला जाता है। तो आप जरा इधर देखें जो मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, डिस्प्लेजिया और फिर उसके बाद कार्सिनोमा। ठीक है, तो अब अगर एक पेशेंट, अब यहां पर आप मुझे जरा बताएंगे, अगर एक पेशेंट आपके पास आया था जब उसे जर्ड थी, तो आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी? आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एंटासिड्स, हिस्टामिन एंटागोनिस्ट और पीपीआईज। अगर एक पेशेंट आपके पास बेरेट एसोफेगस की जगह पे आया है, तो फिर आपकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजी क्या होगी?
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और पीपीआईज, फिर आप इसको वो नहीं दोगे, सेम नहीं दोगे, आप उसको एंटीसेट्स क्यों दे रहे हो? क्योंकि वो तो लॉन्ग टर्म जर्ड के साथ आया, उसने पता नहीं कितनी दफा एंटीसेट पी लिए होंगे, कितनी दफा उसको आपने हिस्टामिन एंटी ब्लॉकर्स दे दिए होंगे, ठीक है? तो इसको आप बैरेट एसोफेगस वाले को क्या करोगे कि साथ में फॉलो अप करोगे, लाइफस्टाइल मॉडिफाई कराओगे, पीपीआई दोगे और हर 2-3 साल बाद चेक करते रहोगे कि कहीं ये पेशेंट को जो है ना वो डिस्प्लेजिया तो नहीं हो रहा, कि कार्सिनोमा की तरफ तो नहीं जा रहा। और अगर एक पेशेंट आपके पास आया डिस्प्लेजिया के साथ, तो फिर आपकी जो अप्रोच होगी वो आपकी इन्वेसिव अप्रोच होगी। आप उसकी रेडियो एब्लेशन करेंगे, आप उसको रिमूव करेंगे, रिसेक्शन करेंगे, ठीक है? आप उसको रिसेक्ट करेंगे, आप उसका जो पार्ट है उसको रिसेक्ट करने की कोशिश करेंगे, या सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे। इन्वेसिव अप्रोच करेंगे, फोटोडायनामिक थेरेपी, यानी कि जो आप रेडियो वेव्स के थ्रू उस हिस्से को खत्म करने की कोशिश करेंगे, या उतने हिस्से को रिसेक्ट कर देंगे, काट देंगे, या आपके पास फिर सर्जिकल अप्रोच है, फंडोप्लिकेशन है, आपके पास निशान फंडोप्लिकेशन है, वो आप लोग सर्जरी में पढ़ेंगे, ठीक है? सर्जरी में आप लोग उसको पढ़ेंगे, आप सिर्फ यहाँ पर उसका नाम लिखते हैं तो इनफ है, लेकिन आप लोग सर्जिकल अप्रोचेस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी अप्रोचेस क्या है। सबसे पहली अप्रोच क्या होगी? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। उसके बाद आपकी क्या अप्रोच होगी? इनिशियल ड्रग, जो इनिशियल आपकी थेरेपी है वो। उसके बाद आपकी क्या अप्रोच होगी? स्पेसिफिक ड्रग्स। स्पेसिफिक ड्रग्स के बाद आपकी अप्रोच होती है इन्वेसिव प्रोसीजर, अगर उस डिजीज का कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है तो। और अगर इन्वेसिव प्रोसीजर भी नहीं तो फिर आपकी अप्रोच होती है सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है? क्लियर? डॉक्टर साहबा एक आप डॉक्टर साहबा का क्वेश्चन है कि अगर कार्सिनोमा का रिस्क है तो हम पहले ही जो है ना वो उसकी सर्जरी क्यों नहीं कर देते? डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक पेशेंट है, वो दिहाड़ीदार मजदूर है, रोज के उसको 200-300 रुपए वो दिहाड़ी कमाता है, क्या आप वो आपके पास आया है बैरेट एसोफेगस के साथ, अभी अभी उसको हुई है, थोड़े से हिस्से में बैरेट एसोफेगस हुई है, आप उसे क्या कहेंगे कि 2-3 लाख रुपए की सर्जरी करवा लो अपनी, फिर आप ठीक होगे वरना आप मर जाओगे? बताएं मुझे। बिल्कुल नो डाउट कैंसर का रिस्क तो है, लेकिन हम उसे ट्रीट कैसे करेंगे? क्या हम कहेंगे कि सर्जरी इज द ओनली क्योर फॉर योर डिजीज, कि सर्जरी कराओगे तभी बचोगे? या नहीं यार आपके पास पैसे नहीं है अभी, आप इस तरह करें कि ये मेडिकेशंस लें, उम्मीद है कि आप कार्सिनोमा की तरफ नहीं जाएंगे, उम्मीद है कि आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ये प्रोसेस, अगर आपकी जो डिजीज है ये प्रोग्रेस करेगी, तो फिर हम लोग इसको सर्जरी की तरफ हमें लेकर जाना पड़ेगा। यही चीज मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान। आपके पास नहीं है कोई ऑप्शन, फिर आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी उसकी। यहां पर फिर आपकी जो है ना वो इखलाकियात आती हैं कि कुछ पेशेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो नहीं पैसे अपने अफोर्ड कर सकते, तो आप उनको फ्री करने की कोशिश करें। तो हमेशा जब भी किसी पेशेंट के जो हमने ट्रीटमेंट अप्रोचेस बनाई हुई होती हैं, वो पेशेंट की हम लोग हर चीज को देख के करते हैं, उसकी करंट सिचुएशन को, उसके करंट साइंस एंड सिम्टम्स को, उसकी करंट डिजीज ऑफ सिवियरिटी को, उसका टाइम पीरियड को, और हम ये भी देखते हैं कि वो पेशेंट अफोर्ड भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये मेरी बातें क्लियर हो रही हैं सबको? क्लियर हुई हैं? हैं? एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कैसे स्टेप वाइज अप्रोच करनी है? तो बैरेट एसोफेगस और जर्ड क्लियर है? जर्ड और बैरेट एसोफेगस क्लियर है? मजा आया पढ़ के? समझ आई है? ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है एडिनो कार्सिनोमा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। ये आप लोगों की मैं असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद साथ में पढ़ना है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता टॉपिक है। और ये इसमें इसके ऐड है, सारे की सारी चीजें मैंने इस पे ऐड की हुई है, तो ये आप लोगों ने खुद पढ़ना है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा तो मैं आप लोगों को जरूर आपके ग्रुप में जो है वो आंसर आ जाए, ठीक है? तो दो टॉपिक्स हमने मेन पढ़े, इसी की कॉम्प्लिकेशन है एसोफेजियल कार्सिनोमा, ये आपने पढ़ने। एक क्वेश्चन मैं करने वाला हूं,
नहीं, ये आपने डेविडसन से करने हैं, तीनों टॉपिक डेविडसन से करने हैं, ये तीनों टॉपिक्स आपने डेविडसन से करने। आई एम सॉरी, ये तीनों टॉपिक आपने डेविडसन से करने हैं, ठीक है जी। जी प्रायोरिटी लिस्ट में सेंड कर देता हूँ। बैरेट की मैनेजमेंट डॉक्टर साहब मैंने बताई है कि अगर तो आपके पास अभी अभी न्यूली फॉर्म्ड बैरेट है तो आप उसको पीपीआई देंगे, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे। लेकिन अगर वो डिस्प्लेजिया और साथ में आप फॉलो अप करेंगे, 2 से 3 साल बाद एंडोस्कोपी करते रहेंगे, देखते रहेंगे आप। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं ठीक हो रहा, डिस्प्लेजिया की तरफ जा रहा है, तो फिर आप इन्वेसिव प्रोसीजर करेंगे। लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड, लो ग्रेड डिस्प्लेजिया के अंदर जो है ना लिटिल अमाउंट ऑफ अभी आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंस हुई होती है, और हाई ग्रेड में हाई अमाउंट ऑफ आर्किटेक्चरल डिस्टर्बेंस होती है, तो फिर आप इन्वेसिव प्रोसीजर्स की तरफ जाते हैं। और अगर इन्वेसिव प्रोसीजर से भी नहीं ठीक हो रहा तो फिर आप सर्जिकल प्रोसीजर्स में जाते हैं, ठीक है। ठीक है जी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सबसे करता हूं मैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब मुझे उसका आंसर देंगे। अगर तो देखें, आपके पास ना प्रोसीजर्स होते हैं दो तरह के। एक है इन्वेसिव प्रोसीजर्स जो कि एंडोस्कोपिक के थ्रू कर देते हैं आप, और एक सर्जिकल प्रोसीजर्स जो होते हैं उनके अंदर तो प्रॉपर आपको एनेस्थीसिया देना पड़ता है, सारा कुछ एक प्रॉपर आप उसका एक प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। जो ये इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं, जैसे जो एंडोस्कोपी वगैरह के थ्रू कर देते हैं आप, रेडियो एब्लेशंस वगैरह या रिसेक्शंस वगैरह, ये जो प्रोसीजर्स हैं, इनको ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते जितने आपके इन्वेसिव प्रोसीजर जो सर्जिकल प्रोसीजर्स हैं वो होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इधर आए जरा। देखिए, सर्जिकल प्रोसीजर्स मेडिसिन का पार्ट नहीं होते। ये आप लोग जितने भी सर्जिकल प्रोसीजर हैं वो आप लोग सर्जरी में पढ़ेंगे, जैसे फंडोकल्पिलिकेशन है, वेगोटमी है, ये सारी चीजें आप लोग सर्जरी में पढ़ेंगे डिटेल से। मेडिसिन में आपने मैक्सिमम इन्वेसिव प्रोसीजर्स तक आप जाते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। फिर वो सर्जरी की, वो फिर सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाते हैं, वो फिर सर्जरी को आप रेफर करते हैं सर्जिकल डिपार्टमेंट्स को कि भाई सर्जरी वाले जो है फिर उन्हें डील करते हैं। अच्छा जी, ये जरा क्वेश्चन का आंसर मुझे दें जी सारे। A 32-year-old man comes to emergency department for substernal chest pain for 2 hours duration. He says that he sometimes gets this pain while lying in the bed at night. वो कहता है पेशेंट आया आपके पास इमरजेंसी में, तो उसको सबस्टर्नल चेस्ट पेन हो रही है 2 घंटे से, ठीक है। वो कहता है कि मुझे ये पेन अक्सर तब होती है जब मैं लेट जाता हूँ, रात को सो जाता हूँ। ही इज अदरवाइज फ्री ऑफ सिम्टम्स एक्सेप्ट फॉर नॉन, उसको साथ में थोड़ी बहुत कफ भी हो रही है, और ये पिछले कोई कुछ महीनों से उसको ये काम चल रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन इज अनरिमार्केबल, कोई फिजिकली एग्जामिनेशन उसको हमें नहीं देखने को मिला। ईसीजी भी उसकी नॉर्मल है। सब लिंगुअल नाइट्रोग्लाइसिन जो है वो उसको हमने नहीं दी, उसकी चेस्ट डिस्कम्फर्ट जो है ना इससे ज्यादा हो रही है। अब क्या क्वेश्चन है, आप क्या कर सकते हैं? मुझे ये बताएं कि कोई बैरेट एसोफेगस बता रहा है मुझे, वो बैरेट एसोफेगस क्यों बता रहा है? गलत बता रहा है। देखें, पेशेंट है आपके पास, सिंपल सिंपल क्या है, उसको 2 घंटे से उसको पेन हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, ठीक है। कब हो रही है? जब वो लेट जाता है, जब वो लाइंग डाउन करता है एट नाइट, ठीक है। तीसरा एक्यूट हिस्ट्री है, इमरजेंसी में आ रहा है, एक्यूट हिस्ट्री है। फोर्थ वन, कोई उसको और इसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है उसको, आफ्टर ईटिंग हो रही है उसको, और कफ भी है उसको साथ में। तो क्या है? ये है जर्ड। अब मुझे बताएं, कौन मुझे बताएगा कि इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? है बैरेट में, जर्ड में भी तो कफ की हिस्ट्री होगी डॉक्टर साहब। सबसे पहले आप इसकी मैनेजमेंट में क्या लिखोगे? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरे नंबर पे आपकी अप्रोच क्या होगी? एंटासिड्स। तीसरे नंबर पे क्या अप्रोच होगी? हिस्टामीन एंटागोनिस्ट। और चौथे नंबर पे आपकी क्या अप्रोच होगी? पीपीआईज। और पांचवें नंबर पे अगर उसको साथ में कोई इंफेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स। पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, फिर एंटासिड्स, फिर हिस्टामीन एंटागोनिस्ट, फिर पीपीआईज, और फिर आपके पास एंटीबायोटिक्स। क्लियर? चले जी, थैंक यू सो मच, फी मान अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस हैं
वो आप लोग अपने पूछें ग्रुप्स में, अपने बैजेस में पूछें। मुझे पूरी उम्मीद है कि लेक्चर बहुत अच्छा रहा होगा और आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने क्या करना है और कैसे पढ़ना है। ये स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी। आपने जो है वो जो गैस्ट्रिक एसोफेजियल कार्सिनोमा है वो आपने खुद पढ़ना है।